हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी मल्हार चैप्टर 10 जिसका नाम है परीक्षा, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। व्याख्या से पहले जानना पड़ेगा यह चैप्टर क्या है। यह पाठ एक कहानी है। यह पाठ का एक कहानी है, ठीक ना। और इस पाठ के जो लेखक है, परीक्षा पाठ के लेखक, वह प्रेमचंद। कौन है लेखक? प्रेमचंद, ठीक ना। यदि पूछेगा परीक्षा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। परीक्षा पाठ क्या है? एक कहानी है, ठीक ना। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, ठीक ना। देखिए, देवगढ़ के एक दीवान थे जिसका नाम था सुजान सिंह, ठीक है। देवगढ़ के दीवान थे। देवगढ़ जो जगह का नाम है। देवगढ़ किसका नाम है? जगह का। यहाँ के एक सरदार थे जिसका नाम था सुजान सिंह। वो अब बूढ़े हो गए तो उसको भगवान की याद आई, ठीक है। जाकर महाराज से विनय की दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, ठीक ना। वो अपने राजा के पास गया, वहाँ का जो राजा था, जो देवगढ़ का राजा था। उसके बाद गया कि बोला, महाराज मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैंने 40 साल तक आपकी सेवा की है, ठीक ना। लेकिन अब मेरा उम्र जो है सेवा लायक नहीं है। मेरा अवस्था अब गिर चुका है। अब कोई भी काम काज करने के लिए वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है कि मैं आपके यहाँ अब जो है और दिन नौकरी कर सकूं। कहीं भूल चुके थे हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। मतलब यदि मैं और काम अभी करता हूँ, ठीक ना, तो मेरा वह उम्र अब नहीं है कि मैं अब काम कर सकूँ। हमसे अब कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक ना। और जब गलती होगा तो बुढ़ापे अवस्था में भी मेरे चरित्र पे क्या लग जाएगा? दाग लग जाएगा। और पूरे जीवन में जितना किए धरे सब नाकाम चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। वो बहुत ही मतलब अनुभव थे, एजेड थे, काफी अनुभव था, बहुत ही समझो कितने ना वो क्या थे, तो ट्रस्टेड थे राजा का, वो उसका आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन वह दीवान साहब ने ना माना, तो हार कर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। राजा साहब बहुत रिक्वेस्ट किए कि देखो मत जाओ, क्या करो, मत जाओ, तुमको उतना काम का बोझ नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ आराम से रहो, सुखी संपन्न रहो, ठीक है ना। लेकिन जो वो दीवान क्या हुआ, नहीं माना। बोला मतलब कि हमको अब काम छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। बोला ठीक है छोड़ दो। एक कंडीशन लागू कर दिया गया कि नया दीवान ढूंढ के कौन देगा? तो तुम ही देगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, ठीक ना। अखबार में छाप दिया गया। क्या छापा गया? कि देवगढ़ के जो महाराज हैं उसको एक दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हुष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक ना। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बोला गया जो भी जिसको भी लगता है कि मैं दीवान के लिए योग्य हूँ, सुयोग्य हूँ, वो क्या करें, महाराज सुजान सिंह के पास आए। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पास मतलब ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, ठीक ना। अगर वो उसको चुस्त फुस्त पूरा है, एक्टिव है, वो भी आराम से यहाँ आके दीवान का पद के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ कोई जो बीमारिया का मरीज का कोई आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, ठीक ना। पर 1 महीना तक जो दीवान को सब खर्चा दिया जाएगा, उसको रूम वगैरह खाना खर्चा टोटल चीज दिया जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, ठीक ना। भले ही आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप में अधिक से अधिक काम करने का क्षमता होना चाहिए। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उस उच्च पद के लिए सुशोभित होंगे। यह चीज है अखबार में छापा गया। अब यह हो गया पहला पार्ट। ये क्या हो गया? पहला पार्ट। दूसरा ऐसा पार्ट दिया गया है, दूसरा भाग है। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, पूरा देश ने तहलका मचा दिया कि कौन बनेगा कौन बनेगा। ऐसा ऊंचा पद किसी प्रकार की कैद नहीं, ठीक ना। पर इतना ऊंचा पद जो कोई आसान बात नहीं है, किसी को आसानी से इतना ऊंचा पद मिल जाएगा। केवल नसीब का खेल है। अब लोग समझते हैं ना कि नसीब वाले को ही इतना ऊंचा पद मिल सकता है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। 100 आदमी से ऊपर हजारों आदमी वहां पे आए, ठीक ना, अपना कर्तव्य दिखाए। और वहां क्या हो गए? खड़े हुए, ठीक ना। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। दुनिया भर के पूरा ना पूरा देश के आदमी वहाँ पे आने लगे। नए नए अलग अलग प्रकार के लोग दिखने लगे जो कि आज तक कभी उस गांव में नहीं दिखे थे।
प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था, बड़ा रेलगाड़ी भर भर के आदमी उतरता था। क्या करने? इस पद को हासिल करने, इस पद को हासिल करने। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुराना सादगी का मिटा हुआ, ठीक ना। अलग अलग राज्य से लोग वहाँ पे पहुँचने लगे, कुछ नए तौर तरीके से, कुछ पुराने तौर तरीके से। रंगीन इमामे चोगे नाना प्रकार के अंगरखे और कटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, ठीक ना। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य वहाँ पर दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, ठीक ना। सबसे अधिक आदमी जो पहुंचा वो ग्रेजुएशन पास वाला, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका था, जिसका स्नान तक हो चुका था, सबसे अधिक वहाँ पहुंचा था ग्रेजुएशन पास वाले। क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा को ढका रहता था। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। वो पूरा अच्छा प्रबंध किया था, व्यवस्था किया था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे, ठीक ना, उसको कोई कष्ट नहीं झेलना पड़े, ठीक ना। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। सब जो अपना अपना बुद्धि, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि राजा खुश हो जाएंगे और हमको क्या करेंगे, तो इस पद के लिए रख लेंगे, ठीक है ना। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं, ठीक ना। लेकिन मिस्टर है, उसका नाम है मिस्टर जो पहले कभी 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आज समझे कि सुबह सुबह जग के जो है क्या करते हैं, तो भोर का सुबह का आनंद लेते हैं, ताकि राजा जय मेरा देखेंगे अरे भाई इसका बहुत बढ़िया आदत है, ठीक ना, और हम ही को पद दे देंगे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं। एक मिस्टर लॉ जो किताब कभी नहीं पढ़ते थे, किताब से नफरत था, लेकिन इस पद को पाने के लिए अब मोटा मोटा ग्रंथ, मोटा मोटा पुस्तक को किताब जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम पड़ता है। जो व्यक्ति कभी बहुत कठोर से बात क्या करता था, ठीक ना, वो डांट डपेट के बात क्या करता था, उससे भी यदि बात करो तो अभी बहुत ही नर्म से पूरा ना अच्छे विचार से बात करता है, बहुत प्रेम से बात करता है, ताकि ये नहीं लगे कि दुष्ट आदमी है, ये लगे कि बढ़िया आदमी है, राजा इसको रख लेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, दीवान बना देगा। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, ठीक ना। अरे 1 महीने का काम है, किसी तरह अभी जो है अपने आप को महीने का काट लेते हैं, कहीं काम संपन्न हो गया तो बाद में मेरा मर्जी जैसा हम करें। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। वही बूढ़ा व्यक्ति, ठीक ना, जो कि इसका पहले दीवान था, जिसको बोला गया था कि नया दीवान खोज के कौन देगा, तुम देगा, ठीक ना। वो इन कौवों के बीच में हंस को ढूंढ रहा था कि जो सबसे हट के है वो कहाँ है। एक दिन नए फैशन वाले ने सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, ठीक ना। एक दिन नए फैशन वाले बोला कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए एक बार, ठीक ना। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। जो हॉकी का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था वही इस प्रस्ताव को पेश किया कि एक बार हॉकी का खेल हम लोगों के बीच हो जाए। यह भी तो आखिर एक विद्या है, हॉकी खेलना भी क्या है, एक विद्या है, ठीक ना। ठीक, तो बोला कि हॉकी का खेल भी क्या एक तरह का विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे हैं। जब बोला जब हमको एक विद्या आ रहा है, हॉकी का खेल को खराब है, ये भी बहुत बढ़िया क्या है, विद्या है, इन विद्या को हम क्यों छुपाएं, क्यों ना दिखाएं, ठीक ना। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही कम कर जाए, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है कि हाथ का हॉकी का खेल क्या है, हाथ का सफाई है, कहीं ये भी काम कर जाए। चलिए तय हो गया, बस तय हो गया, अब हॉकी का खेल खेला जाएगा। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी, इससे टकरा के उससे, उससे टकरा के उससे, ठीक ना। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। देवगढ़ में हॉकी का खेल सबको आ रहा था, एक कॉमन सी बात थी, ठीक ना। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते हैं। बोला जो पढ़े लिखे आदमी थे वो शतरंज जैसा दिमाग लगाने वाला खेल खेलते, ताश वाला खेल खेलते थे, वो हॉकी नहीं खेलते थे, ठीक ना। दौड़ कूद के लिए बच्चे खेलते थे ना, वहाँ पर जो है राम देवगढ़ में दौड़ कूद का खेल ये सब किसका खेल माना जाता था, बच्चों का खेल माना जाता था। आगे देखते हैं, यह खेल बड़े उत्साह से जारी था। घावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, ठीक ना। जिस आदमी को घाव था, जो चोट लग गया था, वो भी बहुत तेजी से क्या गेंद पकड़ने को दौड़ता था। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहरें को इस तरह रोक लेते थे मानो कि लोहे की दीवार हो।
फिर ऐसा लगता था कोई घाव खाया हुआ व्यक्ति एक लहर के भांति जो हमारी तरफ आ रहा है, अगला खिलाड़ी भी इतना एक्टिव था, वो ऐसे रोकता था जैसे मान लो लोहे की दीवार हो, लोहे की क्या हो, दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम चलती रही, पर शाम हो गया, लोग पसीने से तरबतर हो गए, पूरा पसीना बाद दौड़ते दौड़ते पसीना एक हो गया, ठीक ना। खून की गर्मी आंखें और चेहरे से झलक रही थी, ठीक ना। और खून का गर्मी एक जुनून था सब में कि जैसे भी हमको दीवान का पद हासिल करना है। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। कौन खिलाड़ी बढ़िया है, कौन खिलाड़ी खराब है, किसकी टीम अच्छी, किसकी टीम खराब है। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, ठीक ना। उस पर कोई पुल ना था, पथिक को नाले में चलकर आना पड़ता था। एक नाला था, उसमें कोई पुल नहीं था, सब आदमी नाला में घुस घुस कर जो है ना, इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आया जाया करता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, ठीक है। खेल जैसे बंद हुआ, सब खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा आराम कर लेते। एक अथी क्या किया, किसान अनाज से भरा हुआ गाड़ी लेकर नाला में घुसा, ठीक है ना। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। नाला में कीचड़ था, गाड़ी वहां फंस गया। कीचड़ जब निकल गया इतना ऊपर था, चढ़ ही नहीं रहा था, जमीन इतना ऊपर था। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर था। बैल को कितनों मारा पीटा, पहिया को हाथ से घुमाया, लेकिन बहुत ज्यादा वजन होने के कारण जो क्या हुआ, गाड़ी आर पार नहीं हुआ। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई सहायक नजर नहीं आता, ठीक ना। वो बार बार क्या किया, बैल को मारता था, अपना प्रयास किया, लेकिन जब बैल थोड़ा सा भी नहीं घसक पाया, कि सामान वाली तो नहीं खींच पाया। वो अगल बगल देख रहा था कि कोई तो हमारा हेल्प करे, कोई थोड़ा धक्का दे दे, ठीक ना, लेकिन कोई नहीं गया। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा सामान था उस पर। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। कुछ खिलाड़ी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर डंडा लेकर उधर से गुजरे। किसान ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। किसान क्या हुआ, उसकी ओर देखा, उसके अंदर यह हिम्मत नहीं हुआ कि हम इससे क्या कर सके, मदद मांग सके, हेल्प मांग सके, भाई थोड़ा मेरा गाड़ी ढकेल दो। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी। खिलाड़ी को भी ऐसा हिम्मत ना हुआ कि बेचारा फंसा हुआ है दलदल में, ठीक ना, इसका क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक ना। उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। सब आदमी स्वार्थ के लिए भोलेपन का नाटक कर देते ना, कि हम बड़ा तो हम बड़ा, लेकिन किसी में जो है रियल में उदारता नहीं था। अब ये इसका आगे चौथा पार्ट, ठीक ना। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था, जो बहुत हिम्मतदार थे, मन में दया थी, दूसरों का हेल्प करने का भावना था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, ठीक ना। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में भी चोट लगा था, बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते जो किसान के पास पहुंचा। किसान की तरफ जब गया तो अचानक उसकी निगाहें जो गाड़ी पर पड़ गई, यानी किसान की गाड़ी पे, जो गाड़ी की कीचड़ में फंसा हुआ था, ठीक ना। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, ठीक ना। जैसे वो किसान को देखा बेचारा कि घबराया हुआ, पसीना पसीना, तो वो समझ गया कि बेचारा मेहनत बहुत किया गाड़ी निकालने में, गाड़ी के उससे क्या हुआ, नहीं निकला। अपना कोट उतारा, डंडा रख दिया, हॉकी स्टिक, बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, ठीक ना। किसान बोला कि मैं अब क्या बताऊं आपको। तो आदमी बोला, ठीक है, हमको ऐसा अनुमान लग रहा है तुम यहाँ से अभी से नहीं बल्कि बहुत देर से फंसे हुए हो। किसान, ठीक ना, तो फंसे, अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को सीधा साधो, मैं पहियों को ढकेलता हुआ अभी गाड़ी ऊपर चढ़ा देता हूँ। आदमी बोला तुम गाड़ी में बैठो, अब बैल को धीरे धीरे क्या करो, प्यार से आगे बोलो, लेकिन ना सहलाओ उसको, बैल अपने आगे जाएगा, हम तुम्हारा चक्का घुमाते हैं। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी, ना। यहाँ तक पूरा घुटना तक जो क्या हुआ, जमीन में धंस गया। इतना कीचड़ था कि उसका समझ लो कमर तक, घुटना से ऊपर जो है, ठीक ना, कीचड़ के अंदर चला गया, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारा। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले से ऊपर चली गई। गाड़ी कहाँ चली गई, नाले से ऊपर
चली गई, ठीक ना। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता, ठीक ना। उसके पास गया, बोला कि महाराज आज आपकी वजह से ना, आज आपकी वजह से मेरा गाड़ी निकल पाया, नहीं तो भर भर रात मुझे यहीं रहना पड़ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवक ने हंसकर बोला कि अब मुझे कुछ इनाम देते हो, ठीक ना। कहते कि अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगी, ठीक ना। कहता है कि आप बताओ कि अब तुम मुझे इनाम में क्या दोगे। तो किसान ने बोला कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, यदि भगवान चाहे दीवान का पद आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप पे साहस भी है, हिम्मत भी है, दया भी है, स्वार्थ नहीं है, ठीक है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं, ठीक ना। युवक क्या किया, किसान को देखा, ठीक ना, वही आदमी, ठीक ना। युवक के मन में जो कौन आदमी, जो कि उसके गाड़ी को ढकेल के चक्का को घुमा के क्या किया, बाहर निकाला। उसके मन में यह अब होने लगा, कहीं यह आदमी कहीं यह किसान राजा सुजान सिंह तो नहीं है। उसको उस आदमी पे शक, किसान पे शक होने लगा। किसको, जो आदमी गाड़ी को बाहर निकाला, उसको शक होने लगा, कहीं ये राजा, ठीक ना, कहीं ये राजा सुजान सिंह तो नहीं, जो कि हम लोगों का परीक्षा ले रहा था कि देखते हैं किसमें दया की भावना है, किसमें साहस है, किसमें हिम्मत है, ठीक है, किसमें करुणा है, और कौन आदमी स्वार्थी है। स्वार्थ और दयाशील व्यक्ति का ये पहचान तो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि आवाज मिलती जुलती था, चेहरा भी थोड़ा मोड़ा मिल रहा था। तो राजा सुजान सिंह क्या क्या था, ठीक ना, अपना भेष बदल के आया था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, ठीक ना। किसान बोलता है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, मतलब मोती यूं ही पानी के ऊपर नहीं मिलती, ठीक ना। मोती यूं ही पानी के ऊपर तैरते हुए नहीं मिलती, उसके लिए गहरे पानी में जाके कूदना पड़ता है, ठीक ना। बहुत मेहनत संघर्ष से मोती मिलता है। यानी कि वह किसान कोई साधारण आदमी नहीं, कोई और नहीं, बल्कि कौन था, राजा सुजान सिंह था, जो अपना वेशभूषा बदल कर जो है, ठीक ना, अपना बैलगाड़ी लेके जो है ना सामान लाद के आया था। पर इन लोगों का परीक्षा लेने की इतना आदमी से जो भोला भला आदमी बना हुआ दिख रहा है, ठीक ना। जो आदमी जो है अपने आप को इतना अच्छा आदमी दिखा रहा है, क्या वो हकीकत में भी अच्छा है, इसलिए वो ऐसा बन के आया। देखते हैं कि आज जो है किसमें दया है, किसमें स्वार्थ है, इसका परीक्षा आज हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर क्या नाम दिया गया है, परीक्षा। क्योंकि राजा सुजान सिंह के द्वारा व्यक्तियों की परीक्षा ली गई कि दीवान के लायक कौन व्यक्ति है, जिसको हम अपना अगला दीवान चुन सकते हैं। निदान महीना पूरा हुआ, ठीक ना, पूरा महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। 1 महीना का समय सबको दिया गया, महीना पूरा हो गया। अब फैसला का बारी था, आखिर दीवान का पद किसको मिलेगा। सब आदमी उत्सुक थे कि कहीं हमको नहीं, वो बोला कहीं हमको नहीं मिल जाए, उस तरह कहीं हमको नहीं मिल जाए। दिन काटता पहाड़ हो गया। अब जो पहाड़ का दिन काटता था, किसको मिलेगा किसको मिलेगा। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, ठीक ना। कोई आशा करता था हमको मिलेगा, तो कुछ निराश हो जाते थे, कहीं हमको नहीं मिला, तब ठीक ना। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, मतलब किसको आज मिलेगा। चुनाव फैसला सुनाने का दिन था, कुछ पता नहीं। संध्या का समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाधन्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी सब दीवानी के उम्मीदवार पर समूह थे। रंग बिरंगी सज धाज बनाए दरबार में आ विराजे उम्मीदवार के कलेजा धड़क रहे थे। सभी सजे धजे आदमी, नए फैशन के आदमी, पुराने फैशन के आदमी, ठीक ना, सब टाइप के आदमी दरबार में पूरा जमजम कर रहे थे। सबको इस उम्मीद था कि आज फैसला किसके पक्ष में जाएगा, आज दीवान का पद किसको मिलेगा। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ में आत्मबल हो। खड़ा हुए वो अनाउंस किए कि आप लोगों को जो कष्ट दिया है कि दीवान के लिए जो भी हैं उत्सुक हैं, ठीक ना, वो आए अपना भाग्य आजमाएं। इसके लिए ऐसे आदमी की आवश्यकता है जिसमें दया हो, आत्मबल मतलब हिम्मत हो, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल हो, ठीक ना, आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। जो उस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। तो ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके मन में दया हो, आत्मबल हो, जो वीर हो, जो डट कर जो किसी जो है प्रॉब्लम का, समस्या का सामना कर सकता हो। संयोग से हमको ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है, मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत कम हैं, ठीक ना, तो उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने का बधाई देता हूँ, ठीक ना। रियासत के पंडित थे जानकी नाथ शाह, क्या नाम था, जानकी नाथ शाह। बोला मैं इसको दीवान घोषित करता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ शाह की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उभर उठी, मगर उन आंखें में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या, ठीक ना। तो
जिसको बनाया गया दीवान, उसके आंखों में सत्कार था, वो सबका क्या किया, इज्जत किया, सबको धन्यवाद दिया, सबका आदर सत्कार किया। लेकिन जो आदमी और सब थे उसके आंखों में ईर्ष्या थी, वो इसको देख के जल रहा था, ठीक ना। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालने के लिए नाले में चला गया, वो आदमी जरूर ही साहस होगा, आत्मबल होगा और बहुत ही दयावान व्यक्ति होगा, ठीक ना। खुद घायल था क्योंकि हॉकी खेलते थे, क्या लग गया था उसको, चोट लगा था, फिर भी जो नगराते हुए वो क्या किया, उसका हेल्प किया। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, ठीक ना। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा धैर्य से काम लेगा। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।